अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन सा एक मेथड SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सिर्फ डेटाबेस पे ही नहीं, दुनिया के तकरीबन जितने भी सिस्टम्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो ये लाइफ साइकिल बहुत हेल्पफुल रहता है। समटाइम जब हम रीड आउट करते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो थ्योरी है, ये इतने काम की चीज़ नहीं है। बट लिटरली टेलिंग यू, जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते हैं, प्रोफेशनली अपनी कोई भी जॉब करते हैं, तो आपको आइडिया होने लग जाता है यार ये कितना काम का है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे हिसाब से दुनिया का कोई भी सिस्टम अगर आप कोई भी फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू हायर लेवल बनाने लगे हैं तो SDLC आपकी पूरी हेल्प करता है अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करें। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन SDLC। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं एक रफ सी मैंने डायग्राम सी ड्रॉ कर रखी है जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर देगी, वरना गूगल साहब तो बता ही देंगे प्यारी सी एक डायग्राम बनाकर। मैंने रफ सी बना दी है ताकि आपकी आइडियोलॉजी बन जाए कि हमने काम कैसे करना है। तो स्टार्टिंग पे बात आती है प्लानिंग की। क्लास प्लानिंग की बात से पहले मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जो प्लानिंग से रिलेटेड है कि प्लानिंग से पहले हम एक काम करते हैं जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। या आई होप कुछ स्टूडेंट्स को इसका आइडिया ज़रूर होगा कि ये क्या चीज़ होती है। जिन्हें नहीं है या है डजंट मैटर, मैं थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं उसकी दो रीज़न्स होती हैं। देखिए, एक रीज़न तो ये होगी कि क्लाइंट की डिमांड आई है सर्विस प्रोवाइडर को, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को, कि सर हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। हमें एक ऐसा डेटाबेस बना के दें, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बात होगी, ये कस्टमर को चाहिए, एक कंपनी बना के दे रही है। दूसरी टाइप की चीज़ होती है जैसे विंडोज़ हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंपनी बना के एक प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में लॉन्च करती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये दो अलग अलग तरीके हैं SDLC को फॉलो करने के, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक सिचुएशन वो है कि कस्टमर ने कहा हमें ये सॉफ्टवेयर बना दें और आपने बना के दे दिया और कंपनी ने वो सारा काम किया। दूसरा मेथड ये है कि कंपनी ने खुद से ये देखा कि दुनिया को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो खुद से प्रोडक्ट बना के दुनिया को प्रोवाइड कर दी और लोगों ने वो ख़रीद के यूज़ करनी शुरू कर दी। तो ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम कोई भी प्रोजेक्ट फॉलो अप करते हैं, यूज़ करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। कि जो भी हम सर्वे करते हैं, अगर हमें सर्वे करने की ज़रूरत पड़ रही है कि यानी आप सोच रहे हैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाना, तो आप सबसे पहले सर्वे करेंगे। प्लान करने से पहले का प्लान, प्री को आप समझते हैं। प्री का मतलब होता है कि कोई भी प्लानिंग करने से पहले की प्लानिंग। तो वो प्लानिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहलाती है, प्री प्लान भी कहलाता है। कि मैं एक रफ सा आइडिया ले लूँ लोगों से बात करके, वैसे ही सोच समझ के कि ये जो प्लानिंग मैं करने वाला हूँ उससे पहले ही एक काम कर लूँ, क्या ये प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वट आई मीन कि अगर आप किसी जगह पर किसी रेगुलर एरिया में मैकडोनल्ड की शॉप बनाना चाहते हैं, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप उधर खड़े होकर ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कितने रुपीस का बर्गर खाने के आती हैं। अगर तो वो 50-60 रुपीस का बर्गर खाने के हैबिचुअल हैं, 70 मैक्सिमम 100, तो वो मैकडोनल्ड का बर्गर परचेज़ नहीं कर सकते। जितने में मैकडोनल्ड का बर्गर वो परचेज़ करेंगे उतने में तो पूरी फैमिली खाना खा लेती है, डिनर कर लेती है, एंजॉय कर लेती है। तो आप ऐसी जगह पे मैकडोनल्ड की शॉप ओपन करने की प्लानिंग ही स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने आपको बताया कि वहाँ पे वो शॉप जो है सूटेबल नहीं रहेगी। आई होप ये आइडिया हो गया होगा। मैं जस्ट आइडिया ही देना चाह रहा था ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये, प्लानिंग में इसके बाद आप अगर कहें कि नहीं हमने तो प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग एक्चुअल में क्या है? इनिशियल है, इनिशियल स्टेट है किस चीज़ की? SDLC की। कि प्लानिंग में हम सबसे पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दूसरे वाली बात ले लेता हूँ कि मैं मार्केट में लॉन्च करने लगा हूँ अपनी एक प्रोडक्ट। तो मुझे ये देखना होगा क्या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट पहले से मौजूद है मार्केट में, जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि है होगी। जैसे विंडो बनाने लगी है आपकी कंपनी, तो विंडोज़ पहले से मौजूद हैं। अगर आप कोई गाड़ी बनाने लगे हैं, कार, तो कार्स पहले ही बहुत सारी मौजूद हैं। आप ऐसा क्या लेके आने लगे हैं मार्केट में कि आपका प्लान वर्क करेगा। व्हाट आई मीन, जैसे गाड़ी की बात कर लेते हैं, चले कार की, कि आप एक कार बनाने लगे हैं, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी कार का कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, कंफर्ट लेवल हाई होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस की जो पावरनेस है वो बढ़नी चाहिए, मेंटेनेंस नहीं आनी चाहिए उसमें। मतलब वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और उसका सोल्यूशन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। और अगर कोई क्लाइंट आपसे कोई चीज़ बनवा रहा है तो आपने प्लानिंग ये करनी है कि क्लाइंट से जो रिपोर्ट्स लेनी है, जो डाटा लेना है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ताकि जब आप डिज़ाइन करने लगें या बनाने लगें तो कोई प्रॉब्लम ना आए।
आपको आई होप आइडिया हो रहा होगा कि प्लानिंग का मतलब है इनिशियली स्टार्ट करना किसी काम को। और राइट, तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। जब आपने एक प्लान तैयार कर लिया तो वो प्लान बनाकर आप किसी अपने एक्सपीरियंस पर्सन को कंपनी के दिखाएंगे कि डेटाबेस का जी डिज़ाइन हमने ये रेडी कर लिया, अब ज़रा देखें इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, क्या हम डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो आप वो जो दिखाएंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन जो हायर पोस्ट पे अवेलेबल है, वो जो आपको एनालिसिस करके बताएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब कि वो देखेगा, डिफाइन करेगा, डिफाइनिंग भी मैंने लिख दिया कि डिफाइन करेगा कि आपने जो प्लान किया है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स पूरे के पूरे आपको डिफाइन कर देगा, जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा। या यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ कामयाब होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ लीजिए, वही जो मैंने मैकडोनल्ड्स वाली एग्जाम्पल दी कि आप कहते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैकडोनल्ड ओपन कर देता हूँ। तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो बताएगा कि कोशिश करो जहाँ पे बोटीक्स हैं, जहाँ पर शॉपिंग एरिया है, वहाँ उसके करीब खोलो, उसके करीब ओपन करो। कोई भी अगर फास्ट फूड ओपन करना चाहते हो, क्योंकि लोगों को शॉपिंग करते हुए भूख लगती है और खाना खाने को कुछ ना कुछ दिल करता है। तो इस तरह की जितनी बातें हैं जो एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, वो सारी की सारी हमारी एनालिसिस रिपोर्ट में आती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स सारी लिखी जाती हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट आएगी। एनालिसिस रिपोर्ट में ये सब लिखा जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है। ये सारी डिबेट एनालिसिस टाइम पे की जाती है। जब ये फाइनल हो जाता है कि प्लानिंग बिल्कुल ओके है, उसे टिक दिया जाए, यानी टिक मार्क दिया जाए, तब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। एसडीएलसी में एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक एक प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि एसडीएलसी एक वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक प्रोसेस कवर होगा तो अगला प्रोसेस शुरू होगा। जैसा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, उसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो ये एक टर्म है जिसे आप गूगल कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज आ जाए कि हम एनालिसिस टाइम पे किन किन चीज़ों की बात करते हैं। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जितनी है वो सारी की सारी हमें यहाँ फाइनलाइज करनी होती है ताकि जब हम डिज़ाइनिंग करें तो रिक्वायरमेंट्स में कमी ना आए। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब डेटाबेस की जब डिज़ाइनिंग की बात आती है, जब हम बात करते हैं जी कि डिज़ाइन करें डेटाबेस को, फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो डिज़ाइन के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, ER मॉडल भी है और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास, जो कि हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पढ़ेंगे भी, डिस्कस करेंगे भी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास डिज़ाइन करने के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि आपने एक मकान बनाना है, कोई हाउस क्रिएट करना है, तो आप उसका कोई ना कोई नक्शा बनाते हैं ना, मैप बनाते हैं कि जी यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे हमारा पोर्च होगा, यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो आप नक्शा तैयार कर रहे हैं एक्चुअली वो डिज़ाइनिंग है। तो ये दो तरह के होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल। लॉजिकल का मतलब है जो पेज पे बनाया जा रहा है और फिजिकल का मतलब है जो एक्चुअल में बिल्डिंग खड़ी करी जा रही है। तो डेटाबेस को जब पेज पे डिज़ाइन किया जाता है, आइडिया दिया जाता है, प्लानिंग की जाती है और फिर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है पेज के ऊपर, तो वो कहलाता है लॉजिकल डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग हो रही है। और फिर जब डेटाबेस बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं फिजिकल डिज़ाइन। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस आते हैं वो फिर हम फिगर आउट करते हैं। खैर ER मॉडलिंग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। प्लानिंग हो गई, एनालिसिस रिपोर्ट बन गई, फाइनल हुआ कि काम कर रहे हैं, प्लान कामयाब है, ये बनाएंगे हम जो भी बनाने लगे हैं। डिज़ाइनिंग के बाद काम चला गया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कोडिंग, यानी कि यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर रेडी होना शुरू हो जाएगा। कोडर्स, इंजीनियर जो हैं वो उस डेटाबेस को बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर प्लानिंग के बाद एनालिसिस में कोई गड़बड़ आ गई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई और डिज़ाइनिंग भी उसको देख ना पाई, तो कोडिंग के टाइम पे मसला आएगा। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, बस ऊपर से इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पिछले किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारे का सारा खमियाजा और प्रॉब्लम किसको भुगतनी पड़ेगी? कोडिंग करने वाले को, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले को। इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लीजिए कि अगर रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए मकान तामीर कर रहे हैं और आपने सामान का सारा डाटा खाता लिख लिया, ठीक है, डिज़ाइन करने वाले ने थोड़ी पढ़ना है कि ये आया कि नहीं आया, उसने तो डिज़ाइन बना के दे दिया कि जी आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी और ये सारी की सारी यूजेज होगी और ये चीज़ बन जाएगी। अब जब ठेकेदार आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया, मिस्त्री आ गया, मजदूर आ गए और वो बनाने लग गए, तो अब आपको कोडिंग टाइम पे पता चल रहा है कि डिज़ाइन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, कोडिंग के टाइम पे पता चल रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ये चीज़ें तो आपने लिखी नहीं, तो ये काम को डिले करेगा। जितना डिले करेगा कॉस्ट और टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट और टाइम बढ़ने से आपका नाम ख़राब होगा मार्केट में। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं कि ये गलतियां बार बार ना हो। अगर एक दफ़ा हुई है तो दूसरी दफ़ा कभी भी ना हो। तो SDLC का मतलब है कि स्टेप वाइज काम पूरी तरह से
साथ साथ टेस्ट करते जाएं ताकि काम ठीक से हो। जब इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग भी पूरी हो जाती है तो हम एक काम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है SDLC का, लिटरली टेलिंग यू। टेस्टिंग को अपने माइंड में रखिएगा। इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, बहुत तरह की टेस्टिंग की टाइप्स हैं। टेस्टिंग साथ साथ भी की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार होते जा रहे हैं, आई होप आपको मॉड्यूल का आइडिया होगा कि अगर एक डेटाबेस तैयार हो रहा है तो जितना तैयार हुआ वो एक मॉड्यूल है, फिर थोड़ा सा और तैयार हुआ वो भी एक मॉड्यूल है। डिफरेंट डिफरेंट पीसीज हैं डेटाबेसेस के, तो हर एक को मॉड्यूल कहते हैं। तो वो साथ साथ भी टेस्ट किया जा सकता है और ऑन द होल भी एट द एंड भी चेक किया जा सकता है। अगर साथ साथ चेक किया जाए तो यूनिट टेस्टिंग, पूरा चेक किया जाए तो सिस्टम टेस्टिंग, या और भी काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली ये दो ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो टेस्टिंग बहुत बहुत ही मेन किरदार अदा करता है SDLC के अंदर। टेस्टिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कंपनी को जाके लगा के दे आए हैं, अब वो काम चल रहा है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बुलाया, ट्रेनिंग दी, उनको सॉफ्टवेयर सिखाया, डेटाबेस सिखाया और जाके लगा के दे आए, बैंक में या किसी भी फार्मेसी में, कहीं भी, हॉस्पिटल में, डजंट मैटर, बस आपने डेटाबेस उस कंपनी को लगा के दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन को, और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग हो चुकी है, बिल्कुल ओके है। अब कोई प्रॉब्लम आती है और आपकी कंपनी ही उसे ठीक करेगी क्योंकि बनाया आप लोगों ने है, तो उस चीज़ को कहेंगे जाके ठीक करो, मेंटेनेंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। ये 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हर 3 माह के बाद हमारी कंपनी के लोग आके चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व करेंगे, आप हमें हर मंथ ये पेमेंट देंगे। यह साल का हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट कि आप साल बाद हमें चेक करवाएंगे और इतनी पेमेंट दिया करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे ठीक करेंगे, और साल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे ठीक करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये छोटा सा SDLC आपको समझ आया हो, मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर पाया हूँ आपको इस टॉपिक को समझने में। रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, गूगल से भी देख लीजिएगा, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है, उधर से भी रीडिंग ज़रूर कीजिए, और लेक्चर को भी ओवरव्यू 2-3 बार कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप मैं इस लेक्चर में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाया होऊंगा। जिन चीज़ों को समझाना चाह रहा था, आई बिलीव कि समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।